नाज़रीन, प्यूटन की मिडिल ईस्ट में कॉल्स हो रही हैं। पहले नेतन्याहू के साथ कॉल हुई और अब नेतन्याहू के बाद मिडिल ईस्ट के बाकी मालिक के साथ प्यूटन की कॉल्स हो रही हैं। ये आपके सामने रखेंगे। ईरान और चाइना ये बहुत ज्यादा इस वक्त करीब आ रहे हैं। जब ईरान पर हमला होने जा रहा है तो चाइना पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। जरूरी नहीं है कि चाइना की फौजें जब ईरान में जाएं तो ही पता चले कि चाइना खड़ा है। सैंक्शंस लगने के बाद चाइना का रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चाइना जो है वो इस वक्त ईरान की इकोनॉमी की जो है वो लाइफ लाइन बन गया है। चाइना जो ऑयल खरीद रहा है ईरान से, वो ईरान की इस वक्त लाइफलाइन बना हुआ है और वगैरह इसके बगैर जब ईरान कोलैप्स हो सकता है। तो ये मामला बड़ा क्रूशल है। यानी अमेरिका इस वक्त और इजराइल सैंक्शंस लगा रहे हैं, पूरा प्रेशर पुट कर रहे हैं ताकि इन सैंक्शंस की वजह से ईरान जो है वो मजीद कमजोर हो और वो जो है वो कोलैप्स की तरफ चला जाए। और चाइना जो है वो ईरान को इस कोलैप्स से बचाने में कलीदी किरदार, यानी कलीदी किरदार जो है नंबर 2 लेवल का भी नहीं, नंबर 1 लेवल का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। चाइना अगर पीछे हट जाए तो इस वक्त ईरान का सर्वाइवल जो बड़ा मुश्किल में जो है वो पड़ सकता है। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल और उनके वेस्टर्न एलाइज ये बिलीव करते हैं कि इन सैंक्शंस के बाद जो है बहुत ज्यादा ईरान पर प्रेशर पड़ेगा और वो कोलैप्स के करीब पहुंच जाएगा और उसमें एक एक्सटर्नल अटैक जो है वो इस कोलैप्स को कंफर्म कर देगा। यानी कमजोरी हो जाएगी और ऊपर से जब हम अटैक करेंगे तो एक ऐसा झटका देंगे कि उस अटैक से कि ये जो है वो ईरान कोलैप्स हो जाएगा। अच्छा, लास्ट टाइम जो उन्होंने अटैक किया था उसके पीछे भी बुनियादी थॉट यही थी कि कई दहाइयों से सैंक्शन लगी हुई हैं। अच्छा जी, ईरान में उनके लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं रिजीम को। ये सारी बातें प्रोपेगेंडा हुआ जो कि सारा फेल हुआ और ईरान ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आया। अब भी ये जो सैंक्शंस हैं ये जंग ही की तैयारी है, तो एक बाहर से अटैक जब वो समझते हैं कि वो कोलैप्स कर देगा ईरान को। और दूसरी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ये समझते हैं कि अटैक लास्ट टाइम उन्होंने ही किया और जब उन्होंने चाहा सीज फायर भी हो गया। तो इस तरह से यानी कि वो जब चाहें अटैक कर लें, तो अगर उनको बात बनती ना मालूम हो तो फिर वो सीज फायर कर लेंगे। इसमें क्या है, 5-10 दिन 12 दिन बमबारी की, उसके बाद जब वो सीज फायर कर लिया। तो इसलिए अब ईरान ये कहना शुरू हो गया है कि अब की बार कोई सीज फायर नहीं होगा। अब की बार फिर हम ऐसे मिसाइल बरसाएंगे कि ये जब तक एंटिटी कोलैप्स नहीं हो जाती फिर हमारे मिसाइल तब तक बरसेंगे। और अब की बार जो हमारे मिसाइलों की रफ्तार होगी, जो उनकी क्वांटिटी होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। लास्ट टाइम हमारे हमले रिस्ट्रिक्टेड थे, लिमिटेड थे। अब की बार ना रिस्ट्रिक्टेड होंगे, ना लिमिटेड होंगे और ना कोई सीज फायर होगा। टिल द एंड अब जो है वो हम जाएंगे। ये वो बात जब वो कर रहे हैं। वैसे भी ये इजराइल के एक मिसकैलकुलेशन है, ये सोचना कि हम अटैक करेंगे फिर सीज फायर कर लेंगे। ये मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि देखिए रिपीटेड फेलियर जो है उसके बाद तो इजराइल बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। पिछली दफा भी उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, वो तो उन्होंने एक उसको कवर अप करने की कोशिश की है कि बड़ी कामयाबी हो गई। ट्रंप ने कहा वाह वाह क्या तुमने कामयाबी समेटी, और नेतन्याहू ने ट्रंप को जब मुबारकबादें दी। हालांकि दोनों को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना जब करना पड़ा है, क्योंकि आपको याद है कि ट्रंप खुलेआम कह रहा था कि तेहरान जब वो खाली कर दो, और ट्रंप जब वो खुलेआम कह रहा था तीसरे चौथे दिन कि अब ईरान से कोई बात नहीं हो सकती, अब बस जब वो ये होगा और वो होगा और तेहरान ये खाली करें। ये वो ट्वीट्स जब वहां पर कर रहा था, फिर उसी ईरान के साथ जब मुज़ाकरात करना पड़े, सही है ना, तो एक भरपूर ताकत के साथ जवाब। और ये रिपीटेड जो फेलियर है ना, ये इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उसकी मिसकैलकुलेशन है। अच्छा, इसी दरमियान सीरिया के अंदर क्या ग्रेट गेम जारी है, क्लैशेस हो रहे हैं और अमेरिका और इजराइल वहां पर क्या ग्रेट गेम खेल रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान जो है वो नॉर्थ कोरिया और चाइना और वहां पर क्या ग्रेट गेम जारी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं और ट्रंप जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का दौरा कर रहे हैं। तो दुनिया में ये बहुत सारा रीअलाइनमेंट जो है वो जारी है। इसी दरमियान जब यमन ने चौथा ड्रोन भी दाग दिया, ठीक है ना, विद इन फ्यू टाइम उन्होंने चौथा ड्रोन भी दाग दिया है। और इससे पहले उन्होंने 3 ड्रोन फायर किया, अब चौथा भी फायर किया है। तो आज उन्होंने एक नई कैपेबिलिटीज का जो मुजाहरा किया है। पहले वो 1 ड्रोन फायर करते हैं, आज उन्होंने 4 ड्रोन जब वो वहां पर जो फायर किए विद इन मिनट्स और थोड़े से गैप के साथ। अच्छा, इसी दरमियान जब वो हमास ने ये कहा है कि हमारे वेपन्स तब तक सरेंडर नहीं हो सकते जब तक फलस्तीनी रियासत नहीं बन जाती। ये हमारे वेपन जो हैं ये फलस्तीनी रियासत के लिए हैं, तो ये किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि हम वेपन दे दें और फिर कहा जाए कि फलस्तीनी रियासत बन जाएगी। ये कोई बात नहीं है। और वेपन हम तभी देंगे जब फलस्तीनी रियासत बनेगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि अभी तक का जो मामला है जो इजराइल के विड्रॉल का है उसके लिए क्लियर इंटरनेशनल गारंटीज होंगी तो बात बनेगी। यानी आप देखिए ना, हमास की टेबल पर पोजीशन बताती है कि वो ग्राउंड पर जीते हुए हैं। अगर वो एक हारी हुई पार्टी होती तो वो इस तरह से अपनी चीजें इजराइल और अमेरिका के सामने जब ना रख सकती। वी कंफर्म दैट के वेपन ऑफ द रेजिस्टेंस जो हैं ये
सिर्फ लिबरेट करवाने के लिए हैं लैंड को एंड फाइट द एनिमी, और ये हम तब तक नहीं देंगे जब तक फलस्तीनी रियासत आजाद नहीं हो जाती। क्लियर इंटरनेशनल गारंटीज जब वो चाहिए कि इजराइल जब वो फुल विड्रॉल करेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने की है, अब ये यानी चालाकी अमेरिका और इजराइल ये कर रहे हैं कि पहला मरला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, और पहले मरले में सबसे पहले हमास जब वो सारे कैदी जब रिहा करे, उसके बाद विड्रॉल की तरफ हम देखेंगे। तो हमास करिए ऐसा नहीं, हम इस तरह से करते हैं कि हम 2, 3, 4 छोड़ देते हैं और फिर कुछ इजरायली फौज निकलेगी, फिर 2, 3 छोड़ेंगे, फिर कुछ इजरायली फौज। अगर हमने इस तरह फेजेस में करना है तो फिर हम इस तरह करेंगे। तो इस तरह की डिमांड असर्ट नहीं की जा सकती जब तक आप ग्राउंड पर मजबूत ना हो। और दूसरा, आज जो वहां पर नेगोशिएशंस हुए हैं उसमें सिर्फ विड्रॉल डिस्कस हुआ है, उसमें ये चीजें हमास ने कहा कि फिर इस तरह से इसको लिंक करें, और उसमें मैप्स जो है वो डिस्कस हुए हैं कि कहां पर किधर इजरायली फौज किस तरह जब विड्रॉ करेगी। ये सारी टेक्निकल चीजें जो वहां पर डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो मामला है वो अमेरिकन इंटेंशंस पर डिपेंड करता है, इजराइल पर डिपेंड नहीं करता। यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि हमास और इजराइल आपस में बैठेंगे और कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजराइल यहां पर कोई सोल्यूशन देने के लिए नहीं आया। वो तो अमेरिका अगर फैसला करेगा तो कुछ फैसला होगा, वरना इन निगोशिएशंस के नतीजे में कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला। तो सारी डिपेंड ये करता है कि अमेरिका क्या फैसला करता है। लेकिन हमास उनके सारे ट्रैप्स को बड़ी विजडम के साथ देख रही है। अब कुछ और टॉप न्यूज है मैं आपके सामने रखता हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज रिपोर्ट शाया की है कि ईरान और चाइना उससे कहीं आगे अपने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं जितना जाहिरी तौर पर नजर आता है। और चाइना इस वक्त बहुत आगे बढ़कर जब ईरान के साथ खड़ा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि चाइना जो इस वक्त ईरान की लाइफ लाइन बना हुआ है इस सूरत हाल के अंदर। उन्होंने बताया कि चाइना ने सीक्रेटली $8.4 बिलियन पे किए हैं रिसेंटली ईरान को थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स। अच्छा, चाइना और ईरान के दरमियान बार्टर सिस्टम जो इस वक्त जारी है, जो पुराना बार्टर सिस्टम आप देखते थे कि चीजों के बदले में चीजें दी जाती थी, ठीक है ना, मतलब पैसे नहीं, चीजों के बदले में चीजें। तो चूंकि सैंक्शंस हैं तो सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए और उनको नाकाम करने के लिए चाइना और ईरान दोबारा से उस बार्टर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। यानी ईरान जो है वो चाइना को ऑयल दे रहा है और उसके जवाब में चाइना पैसे नहीं दे रहा, बल्कि क्या कर रहा है, चाइना जो है वो बाईपास कर रहा है यूएस सैंक्शंस को, बार्टर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ईरान ऑयल देता है और ऑयल के जवाब में चाइना जो है वो ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो वो बना रहा है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द यूएस। वो इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये जारी है। हिडन एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स चाइना और ईरान के दरमियान हैं, और जिसमें चाइनीज जो बड़ी कंपनीज है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और कोई पब्लिक ये चीजें नहीं है। अच्छा, ईरान अपना जो स्टेट ओन्ड कंपनी है उसके जरिए ऑयल भेजता है, और उसके जवाब में जितने पैसे वो बनते हैं चाइना अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भेजता है ईरान। और वो क्या करते हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, रिफाइनरीज बना रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना रहे हैं। देखें ना, आपकी इकॉनमी है ना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर वो बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, और रिफाइनरीज बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, तो इसी से आपकी इकॉनमी चल रही है, ठीक है ना। तो ये वो लाइफ लाइन है। और ताजा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले एक साल के अंदर चाइना ने $43 बिलियन ईरान को दिए हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट्स इस तरह से बनाए $43 बिलियन के। 90% ईरान का जो ऑयल है वो चाइना को गया है। और ये जो सिस्टम है, बार्टर सिस्टम, ये तेहरान के लिए एक लाइफ लाइन जो वो बन चुका है डिस्पाइट ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन एट ड्राइविंग ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट टू जीरो। ट्रंप ये चाहता है कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो जीरो हो जाए, क्योंकि देखें ईरान चल नहीं सकता है, ऑयल अगर उनका नहीं है, उनकी सारी इकॉनमी ही उस वक्त ऑयल के ऊपर चल रही है। अब देखना, ऑयल से उनको $43 बिलियन आए हैं, $43 बिलियन, तो इसी से उनका निजाम चल रहा है। और इस वक्त मुझे बताइए, दुनिया में चाइना के अलावा एक भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इतना ऑयल खरीद सके, क्योंकि इकॉनमी भी उनकी है और खपत भी उनकी है, और अमेरिका से पंगा भी वही ले सकते हैं। भाई रशिया जो है, रशिया को तो ऑयल की जरूरत नहीं है, नॉर्थ कोरिया इतना खरीद नहीं सकता, आप किसको बेचेंगे? तो वो कंट्री जिसको जरूरत भी हो, जिसकी इतनी बड़ी इकॉनमी भी हो, और जो अमेरिका से पंगा भी ले सकता हो, वो चाइना है, उनके अलावा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो ये चाइना का ये जो रोल है, ये एक लाइफ लाइन जो है वो ईरान के लिए बन चुका है, और ये बड़ा मुश्किल सफर है। देखिए, पूरी कौमें जो हैं उनका सर्वाइवल ऑन स्टेक लगा हुआ है, ये कोई आसान सफर नहीं है मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए। कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं सफर में, और कितनों की मजीद जानी है, और क्या क्या जंगें इस सफर के अंदर होनी है। लेकिन इन मुल्कों को इतना कॉर्नर कर दिया गया है
कि ये इन मुल्कों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनके ऊपर जंगें मुसल्लत की जा रही हैं। नेतन्याहू देखिए कि कैसे प्रवोक कर रहा है ईरान के खिलाफ जंग को। अभी उसने अमेरिकन पॉडकास्टर को इंटरव्यू देते हुए कहा, कहता है कि ईरान जो है वो न्यूयॉर्क पर अटैक कर सकता है अगर वो मिसाइलों की रेंज बढ़ाता है, और ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो न्यूयॉर्क तक हिट कर सकते हैं। आप जरा इसकी बातें सुने। ईरान कुड सून टारगेट यूएस सिटीज विद न्यूक्स। ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर के साथ अमेरिका पर हमला कर सकता है। ईरान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी 8000 किलोमीटर रेंज होगी, और ये न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, मियामी और मारा लागो, जहां पर जो ट्रंप की रिहाइशगाह है, ये यहां पर अटैक वो कर सकता है। ये बहुत बड़ा डेंजर है। तो आप जरा इस बयानी को देखिए कि इससे ज्यादा वो ईरान के खिलाफ क्या भड़का सकते हैं वेस्ट को, कि ईरान न्यूक्लियर, मतलब ईरान न्यूक्लियर अटैक कर। देखिए ईरान तो फिर भी एक कंट्री है ना। हमास और हिजबुल्लाह, ये लीडरशिप जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनको पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि ये दुनिया की सबसे बुरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी लीडरशिप आप देखिए कितनी सेंसिबल है, कितनी रिस्पॉन्सिबल है वो, और किस तरह से एग्रीमेंट्स को वो फॉलो करती है, और किस तरह से वो लॉजिकल डिमांड्स और लॉजिकल जो पोजीशन है वो ऐसे लेकर सामने आती है कि दुनिया की भी वही पोजीशन है। दुनिया भी परमानेंट सीजफायर की डिमांड कर रही है, हमास भी परमानेंट सीजफायर की डिमांड कर रही है। हिजबुल्लाह ने वहां पर जो एग्रीमेंट किया, एक खिलाफ वर्जी भी हिजबुल्लाह ने नहीं की। 5 से पता नहीं 5000 से ज्यादा कितनी जो है वो खिलाफ वर्जियां इजराइल लेबनान में कर चुका है सीजफायर के बाद। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस वो कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ईरान कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा उनसे ज्यादा, ठीक है ना। उनकी लीडरशिप कितनी सेंसिबल और कितनी रिस्पॉन्सिबल। वो न्यूक्लियर अटैक करेंगे। 45 साल ये बयानियां बना रहे हैं कि अरबों के ऊपर अटैक करेगा ईरान, आज तक तो किया नहीं, और वो न्यूक्लियर अटैक करेगा अमेरिका पर। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? तो ये तो बहुत, इससे ज्यादा जो है वो इजराइल क्या भड़का सकता है ईरान के खिलाफ। तो ये सूरत हाल यहां तक पहुंची है, यानी वो आखिरी सतह का जोर लगा रहे हैं ईरान पर हमला करवाने के लिए। तो बड़ा ये क्रूशल टाइम है। और प्यूटन की कॉल हुई है उर्दगान के साथ, जिसमें गजा, सीरिया, ये सारा जब डिस्कस हुआ है, मिडिल ईस्ट जब डिस्कस हुआ है, इससे पहले प्यूटन ने नेतन्याहू को कॉल किया, नेतन्याहू के बाद ये उर्दगान के साथ जो कॉल हो रही है। अब आप देखिए इजराइल किस तरह से घेरे में आ रहा है। 3 बड़ी नेशंस, टर्की, ईरान एंड इजिप्ट। टर्की जो है बहुत एडवांस लेवल के पर जा रहा है। टर्की पहला मुल्क है जो इंटीग्रेटेड और एडवांस एयर डिफेंस जो वो डिप्लॉय करने जा रहा है, और उसका नाम है स्टील डोम, और वो सबसे एडवांस तरीन एयर डिफेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर, वो डिप्लॉय करने जा रहा है। टर्की इस प्रोसेस में है कि वो बिल्ड कर रहा है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, किसी से खरीदने का, खुद बना रहा है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा। इंटीग्रेटेड ये एयर डिफेंस है जिसका नाम स्टील डोम है, जिसमें टर्किश मेड रडार्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, और जिसमें शॉर्ट रेंज जो अटैक्स होंगे, शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स हैं, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, ये तीनों जो है वो उसके अंदर शामिल होंगे। यानी जो इजराइल का एयर डिफेंस है, जो सबसे एडवांस कहा जाता है, उसका जो बुरकस निकल चुका है वो सबके सामने है। तो टर्की देखे ना, तो वो फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं, एयर डिफेंस भी लेकर आ रहे हैं, और इनके जो F-35 है वो खुद वो कह चुके हैं कि उनकी वो कैपेबिलिटी और वो सलाहियत नहीं है जो वो ओवर हाइप किए गए थे। मिस्र जो है वो चाइना से वेपन्स ले रहा है, ईरान तो आपके सामने ही है। तो ये देखे ना, इजराइल का जो रास्ता है वो मुस्तकिल और मुसलसल जंगों का रास्ता है। इजराइल ये समझता है कि उसका सर्वाइवल ही तब है कि जब रीजन में सारे कमजोर हों। ये पॉसिबल नहीं है। वो एक को तबाह करेंगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। अब ये 3 नेशंस हैं, अब इनको फिर क्या करेगा? मतलब टर्की से जाकर लड़ेगा इजराइल। ऑपरेशंस तो उसने इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, तो ये आसान नहीं है। इस कॉलोनी को आखिरकार जो कोलैप्स होना है। और वेस्ट जो सपोर्ट करता है इजराइल को, उसकी जरा हालत क्या देखिए। फ्रांस और जर्मनी 2 बड़ी पावर्स हैं, उनकी जरा हम सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इतना बढ़ गया है कि वो पॉलिटिकल क्राइसिस में तब्दील हो गया है, और पॉलिटिकल क्राइसिस इतना बड़ा है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो 14 घंटों में रिजाइन कर गए। अब वो जो वहां की फार राइट पार्टी है वो ये कह रही है कि पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दी जाए, यानी इलेक्शन करवाए जाए। अच्छा, अभी रिसेंटली वहां पर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली वहां पर इलेक्शन हुए हैं, और अर्ली इलेक्शन जब वो कॉल किए गए थे, उसके नतीजे में जो 3 वजीर आजम आए शॉर्ट टाइम के लिए, कोई 10 दिन आया, कोई 20 दिन आया, कोई 4 माह आया, तो वो यानी कि अर्ली इलेक्शन रिसेंटली 3 वजीर आजम आए, जिसमें आखिरी सिर्फ 14 घंटे रहा, और अब फार राइट कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन करवाओ। अच्छा, उसके नतीजे में क्या है कि देखिए, फ्रांस जो है ना वो यूरोप का फेस है, यूरोप का फेस जो है वो फ्रांस है। तो जो फ्रांस में तब्दीली आएगी उसका असर यूरोप पर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और दुनिया पर पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर यूरोप की सबसे पावरफुल कंट्री
वो इतने बड़े क्राइसिस में है तो फिर बाकियों की हालत क्या होगी। अच्छा, तो अब अगर वो डिसॉल्व करते हैं तो फिर इलेक्शन होंगे, तो फिर उससे यानी ज्यादा बड़े क्राइसिस की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि अब वहां पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि मैक्रोन से इस्तीफा जो लिया जाए, ठीक है ना, मैक्रोन से। यानी देखें, वहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्री के अफेयर्स को देखता है और जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल जो सिक्योरिटी है और फॉरेन पॉलिसी है उसको देखता है। तो मैक्रोन ने 2027 तक रहना है, लेकिन मुल्क के अंदर सूरत हाल ऐसी खराब हो रही है, फार राइट पहले भी कह चुकी है कि इस्तीफा दे, लेकिन अब ज्यादा चूंकि एक डिस्टेबलाइजेशन आ गई है ना, तो अब ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है कि मैक्रोन इस्तीफा दे, तो उसके बाद क्या होगा, इसका असर पूरे यूरोप के ऊपर पड़ेगा। तो ये पूरे यूरोपियंस और नेटो देख रहे हैं और वो नहीं चाह रहे कि फ्रांस में ये तब्दीली आए, लेकिन ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? इकोनॉमी। अच्छा, अब साथ ही जर्मनी के अंदर क्या सूरत हाल है? जर्मनी जो है, जर्मनी पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, ठीक है ना, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। और जर्मनी ने प्रपोज किया है कि जो रिटायरिंग एज है वो 73 ईयर कर दी जाए, क्योंकि रिटायर हैं तो फिर पेंशन ज़ाहिर दी जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस है तो अगर एज बढ़ा दी जाएगी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी पेंशन शुरू होगी तो वो रिटायर नहीं होंगे, तो 73 ईयर वो कह रहे हैं कर दी जाए। इससे ओवरऑल सोसाइटी में कितनी बड़ी तब्दीली जब आएगी। और चांसलर ने कहा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड द करंट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब जरा ये जर्मनी यानी दूसरी बड़ी पावर यूरोप की। अच्छा, इसके साथ मैं इसको लिंक करता हूं, साथ ही जर्मनी के हवाले से आज क्या रिपोर्ट शाया हुई है रिसेंट, ये एक रिपोर्ट है, जर्मनी किस तरह से इजरायलियों को पैसे देता है। 1950 से 1950 से जर्मनी इजराइल को पैसे दे रहा है, और उसमें जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, और वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर मतलब बस ठीक है, इजराइल कहता है ये भी है ये भी है। अच्छा, मैं अमाउंट बताऊंगा तो आप हिल जाएंगे। और साथ जो अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भी जर्मनी से पैसा आता है, जैसे अभी 7 अक्टूबर के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स जर्मनी ने डायरेक्ट पेमेंट में जो इजरायली हैं उनको दिए, यानी वो वेपन वो अलग है, लेकिन जो इजरायली सेटलर्स हैं उनको अलग से पैसे दिए। 1950 लेकर आज तक जर्मनी ने 95 बिलियन डॉलर्स, जर्मन टैक्स पेयर के 95 बिलियन डॉलर्स इनको दिए। असलियत की बात नहीं कर रहे, इजरायली जो सिटीजन हैं, इजरायली जो नेशनल हैं उनको अलग पैसे दिए, जिसमें डायरेक्ट पेमेंट्स हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी है, उनके घर के अखराजात हैं, मेडिकल केयर है, ये सारा जो है उनकी स्कॉलरशिप 95 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये जर्मन टैक्स पेयर का पैसा है, और अपनी पेंशन वो दे नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, एक वेल्दी, एक कलेक्टिव और एक रिच पावरफुल वेस्ट, ये है जिसने इजराइल को कायम किया और इजराइल को कायम रखा। मैंने दो उनकी बड़ी ताकतों की सूरत हाल आपके सामने रख दी है। तो देखिए, ये मुल्क ताकतवर हैं, ये अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन अब ये कॉलोनी का बोझ उठाना इनके पास की बात नहीं है। और फिर अगली बात सुनिए, देखिए इनकी ये हालत कैसे हुई है। ये हालत इजराइल ने की है इनकी। इजराइल की जंगों से क्या हुआ कि एक तो इनके पैसे जाया हुए इन जंगों में, दूसरा अफ्रीका से, मिडल ईस्ट से। और पुतिन ने रिसेंटली इसको कहा 3 दिन पहले कि ये माइग्रेशन जो है वो यूरोप के अंदर से खा रही और यूरोप कोलैप्स की तरफ जा रहा है। तो जंगों की वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी डिस्टर्ब, साथ ही माइग्रेशन, उससे मजीद डिस्टर्ब। फिर इसके साथ एक और चीज हुई, वो ये हुई है कि वेस्ट की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट रही, उसने फोकस नहीं किया अपनी इनोवेशन, अपनी अपग्रेडेशन और उस रास्ते के ऊपर। जंगे हैं, ये है वो। चाइना तरक्की करता रहा, चाइनीज बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज वो सामने आई, उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज को रिप्लेस कर दिया, उससे जो यूरोप का बुहरान है वो और बढ़ा। देखिए ना, चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाइना के आप ट्रक्स देखेंगे तो यूरोप में आपको नजर आएंगे, कितनी ही चीजें हैं। चाइनीज कंपनीज ने क्या किया, उनको रिप्लेस किया, उससे जाहिर है कि बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारी कंपनीज को डाउन साइजिंग करना पड़ी, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, चाइना ने रिप्लेस किया उनकी कंपनीज को, उससे इकोनॉमिक बुहरान और ज्यादा बढ़ा है। तो जो अटेंशन डाइवर्ट हुई, जो इतने साल जाया किए लिबिया में, सोमालिया में, सूडान में, अफगानिस्तान में, इराक में, शाम में, ये उसका नतीजा है, ठीक है ना। जर्मनी के बुहरान, सीरिया से कोई मेरे ख्याल है 3 मिलियन सीरिया से तो सिर्फ जर्मनी गए हैं, तो ये इतना बड़ा बुहरान इजराइल की जंगों के नतीजे में, ठीक है ना। तो और फिर साथ इजराइल को पैसे भी देने हैं। जर्मनी 95 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ डायरेक्ट पेमेंट्स हैं जो सिटीजन्स को मिली हैं। स्टेट को जो दिया है, असलहा दिया है, बाकी पैसे दिए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो अलग हैं। ये जर्मनी के टैक्स पेयर, और आज अपनी पेंशन देने के पैसे नहीं है। तो देखिए, ये वो चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक दिन में इजराइल कोलैप्स होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है वो जिस रास्ते पर है उसने जंगें ही करनी है।
और मिडिल ईस्ट में बड़ी पावर्स मजीद इमर्ज कर रही हैं जिनसे इजराइल टकरा नहीं सकता है। टर्की से इजराइल नहीं टकरा सकता है, ईरान से इजराइल नहीं टकरा सकता है, मिस्र से भी टकराएगा तो आप देखिएगा इस बार इसकी कैसी फैंटी लगेगी। माजी को भूल जाएं, वो 50s की 60s की 70s की दुनिया और थी। अब की बात ये मिस्र से भी टकराएगा ना तो देखिएगा इसकी क्या फैंटी लगेगी। टर्की को तो भूल जाना, टर्की जिस लेवल की पावर है उसको तो भूल जाएंगे जब इजराइल उससे टकराएगा। मुसलसल जंगें करनी है और यूरोप इस बोझ को उठाने के लिए उस पोजीशन में ही नहीं है। तो ये एक ऐसी तब्दीली आ रही है कि जो फैसला कुन साबित होगी। अच्छा, इसी दरमियान देखिए कि सीरिया में क्या हो रहा है। सीरिया में सेंटकॉम और यूएस एनवॉय जो हैं वो एसडीएफ के साथ जाकर मिले। वो एसडीएफ जो वहां पर चाहते हैं कि अलग उनकी बनाई जाए और इजराइल उनको फंड करता है, और वो एग्री हो गए थे डिसआर्म होने पर, फिर हथियार उठा लिए। अच्छा, वो वहां पर मीटिंग करके अब जो अमेरिकी एनवॉय है वो दमास्कस आया और अल शरा के साथ मुलाकात हो रही है। अब वहां से बात ये सामने आ रही है कि अमेरिका दोनों तरफ खेल रहा है, एसडीएफ को भी सपोर्ट कर रहा है ताकि दमिश्क के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके, और बाकी एसडीएफ तो है ही उसके हाथ में, यानी एसडीएफ पर प्रेशर दमिश्क की सपोर्ट की वजह से, मतलब दोनों ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दोनों को एक दूसरे की वजह से प्रेशराइज कर रहा है। और देखिए यहां पर रशिया को आउट करने की भी तो एक कोशिश है दमास्कस से, वो शरात मनवाने की, और फिर इजराइल भी तो बैठा हुआ है, इजराइल को जो कहता है वो करने दो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और सीरिया की तो वैसे ही गेम जो है वो पसे पर्दा है, तो एक ग्रेट गेम वहां पर जारी है। सीरिया स्टेबल नहीं है, वो किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और अमेरिका जो है वो दोनों तरफ इस वक्त खेल रहा है। तो एक ग्रेट गेम वहां पर भी जारी है। लेबनान में फिर इजराइल ने अटैक किया है, कहा जी 2 हिजबुल्लाह मेंबर्स को मारा है, बाद में चला वो 2 सिविलियंस थे। तो हिजबुल्लाह के सिर्फ एक जवाबी अटैक से वहां पर जंग छिड़ जाएगी, ये बात ध्यान में रखें। और साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए, फिर नॉर्थ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए। अब चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, किम जोंग अन के मुल्क, और इसी वीक वो जा रहे हैं। इसी वीक रशिया से जो मेदवेदेव हैं वो भी नॉर्थ कोरिया आ रहे हैं। तो यहां ऐसा लग रहा है एक तो चाइना यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इशू भी रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये आपस में कोई बड़ी प्लानिंग्स भी वहां पर चीजें जो जारी हैं। यानी पूरी तरह से मुतहरिक है चाइना जो है ना, लो प्रोफाइल रहते हुए वो अपना काम जो जारी रखे हुए। और अमेरिका फिर गजा में मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व है, और अगर इसने गलती से भी ईरान में अपनी जमीनी फौज उतारी तो फिर आप देखिएगा इस जंग का इख्तिताम अमेरिकी एम्पायर के खात्मे पर होगा, इससे कम पर नहीं होगा। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।